Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 12. In previous classes we have completed till here. Now we will start from here. Elections after fixed intervals. All democratic governments are elected for a fixed period. Do you know how many years the fixed period in India? A government can return to power only if it is re-elected by the people. Elections are the time when the people experience and exercise their power in a democracy. By holding elections at fixed intervals, people retain control over the government. If people are not satisfied with the performance of their elected representatives, they can change the government through elections. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हर एक प्रॉपर इंटरवल के टाइम पे, ठीक है, एक प्रॉपर इंटरवल में मींस एक प्रॉपर टाइम पीरियड में, फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है, इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं. इंडिया में इलेक्शंस जो हैं वो हर 5 साल में कंडक्ट करवाए जाते हैं. आपका हर एक फिक्स्ड इंटरवल में इलेक्शंस इसलिए कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. और यहाँ पर जो पावर रहती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों के हाथ में रहती है, जनता के हाथ में रहती है, वहाँ के सिटीजन्स के हाथ में रहती हैं. ठीक है, तो टाइम टू टाइम पे, ठीक है, अगर आप एक टाइम टू टाइम पे अगर इलेक्शंस होंगे तो जो लोगों की जो पावर है, जो सिटीजन्स की जो पावर है, वो क्या होगी, वहाँ पर देखने को मिल सकती है. ठीक है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करती है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो घर घर जाकर क्या करते हैं, वो वोट मांगने का काम करते हैं. क्योंकि उस वक्त में सबसे ज़्यादा जिनके पास में पावर, जो इलेक्शंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पावर रहता है वो लोगों के पास में रहता है, सिटीजन्स के पास में यहाँ पर रहता है. जिस वजह से हर कुछ टाइम बाद लोगों की पावर को डेमोक्रेसी में दिखाने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जो है वो क्योंकि सिटीजन्स के पास में रहता है, तो उनके पावर को मेंटेन रखने के लिए हर 5 साल में क्या है, हर प्रॉपर फिक्स्ड टाइम पीरियड में यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं. और इंडिया में ये जो टाइम पीरियड है वो करीब 5 साल का है. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. To hold free and fair elections, it is necessary that they are conducted by an independent body and all political parties are permitted to participate without any preconditions. India has a body called the Election Commission to conduct elections. The Constitution bestows special powers on the Election Commission to conduct free and fair elections. A multi-party system is also necessary in a democracy to hold impartial election. It gives people a range of alternatives to choose from. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो ये बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है कि जो इलेक्शंस जो कंडक्ट हो वो हर तरीके से मींस कोई भी पार्टी के दबाव में ना हो, फ्री हो और फेयर इलेक्शंस हो, सभी के लिए क्या हो, सभी कोई अच्छी इक्वल, सभी के पास में क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो परफॉर्म करने की और जीतने की भी अपॉर्चुनिटी जो है वो सेम हो. इसीलिए बोला गया है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएं. इसीलिए जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है. और जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें क्या है, उनको परमिशन रहती है कि वो इस चीज़ में वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएँ. इंडिया जो है, इंडिया में जो बॉडी काम करती है, इंडिया में जो बॉडी काम करती है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, उसका नाम यहाँ पर दिया है इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस. ठीक है, इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस. ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इलेक्शंस के लिए स्पेशल पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कि वो किस तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवा पाए. अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारी अलग अलग पार्टीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो ऐसा मींस जो इलेक्शंस होंगे वो जो है वो आप पूरी तरीके से पार्शियलिटी, किसी भी पार्टी की तरफ क्या है, पार्शियल नहीं होने चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फॉर फ्रेंचाइज. We say that democracy is a government by the people. This means
every adult in the country, whether male or female, rich or poor, or any religion or faith, or speaking any religion, any language, has the right to vote. This is political equality. Each vote has the same value, whether rich or poor, literate or illiterate. Every person's vote has equal value. In the beginning, some countries limited the right to vote to only those people who owned property property or paid taxes. After such struggle, the right to vote was gradually given to everybody. In India, universal adult franchise was accepted from the day the constitution was adopted. This means all people aged 18 years and above can cast their vote. ठीक है, देखिए यहाँ पर अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हुई है. ऐसा कहा जाता है, ऐसा है कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों द्वारा क्या की गई, क्रिएट की है बाय द पीपल. ठीक है, लोगों से ही क्या है, डेमोक्रेसी यहाँ पर है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक एडल्ट, ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी फेथ के हो, वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. ये उनका पॉलिटिकल, ये जो है वो क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है. ठीक है, हर एक वोट की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, चाहे वो किसी रिच की हो, पुअर की हो, या किसी इलिटरेट की हो, या लिटरेट की हो. ठीक है, इसीलिए हर एक पर्सन का जो वोट रहता है वो क्या रहता है, इक्वल वैल्यू का रहता है. स्टार्टिंग में जो दूसरी कंट्रीज थी उनमें सिर्फ राइट टू वोट का जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को दिया जाता था जिनके पास में प्रॉपर्टी है या फिर जो टैक्स पे करते हैं. बहुत सारे स्ट्रगल के बाद जो राइट टू वोट का जो अधिकार है वो सभी को बाद में दिया गया. लेकिन इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उस टाइम से ही ये अडॉप्टेड है कि सभी लोगों की जो वोट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. और सभी ऐसे लोग जो कि 18 साल से ऊपर हैं वो अपना वोट दे सकते हैं. People's participation in democracy. In a democracy, people participate in the functioning of the government. Citizens play an active role in making and implementing laws. It is the people who inform the government of their problems and needs. Before a policy is formulated, it is widely discussed among the people. There are many ways this is done to strengthen democracy. People write articles in the newspaper and present memorandums to the government about the proposed law or policy. They participate in discussion on television and on the internet. They hold seminars, workshops and meetings. They use many other methods to make their opinions on the law or policy known. There are many societies and communities to direct these discussions and interactions. The biggest enemy of democracy is the apathy of the people. आप देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं. जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि कोई भी लॉ को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग ही हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को उनके प्रॉब्लम्स, ठीक है, गवर्नमेंट को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, उनकी बेसिक नीड्स के बारे में बताते हैं, और उसके बाद ही जो है जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रूल्स बनाती है, पॉलिसी बनाती है, और बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद में ही ये क्या होता है, ये पॉलिसी जो होती है वो बनाई जाती है लोगों के लिए. ये जो वेज हैं, ठीक है, ये जो लोगों से पूछना और उसके बाद में फिर आपका रूल्स को या पॉलिसीज़ को बनाना क्या करता है, हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाता है. पीपल जो है वो क्या करते हैं, लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने आर्टिकल्स, अपने विचार जो है वो अपने वो न्यूज़पेपर में डालते हैं या फिर किसी भी थ्रू जिसके थ्रू क्या है वो उनकी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और उसके बाद में फिर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो लॉ या फिर पॉलिसीज बनाकर उनके काम को, मतलब उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको क्या करती है, पूरा करने की कोशिश करती है. ठीक है, या तो लोग क्या करते हैं, अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ इंटरनेट्स में पोस्ट कर देते हैं, और या फिर क्या होता है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं टेलीविजन में, इंटरनेट में इस चीज़ के बारे में, ताकि गवर्नमेंट तक जो उनकी बात है वो पहुंच जाए और फिर वो उस पर वर्क कर पाए.
तो इस तरीके से क्या है, लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी को बनाने में, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में। कोई भी लॉज या पॉलिसीज को बनाने के लिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। द रूल ऑफ लॉ, अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक of a democracy is the rule of the law. This means the government performs all its functions in accordance with the law and does not do anything which is against the law. The rule of law also means that all laws apply equally to all the citizens of a country. No individual is exempted from the law in any way. There are many instances from when high-ranking officials and powerful leaders have had to face legal proceedings in the courts just like the common citizens. ठीक है, अब ये जो है रूल का लॉ है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। सभी का जो दर्जा रहता है वो क्या रहता है, लॉ के सामने में सभी इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल हो या फिर कोई पावरफुल लीडर हो। लेकिन अगर वो लॉ के सामने, अगर वो लॉ को तोड़ता है या फिर लॉ के अगेंस्ट जाता है तो उनको कोर्ट में प्रोसीडिंग्स वगैरह, लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना उनको भी करना पड़ता है। कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल लॉ के सामने मतलब फ्रॉम द लॉ इन एनी वे, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल लॉ के सामने क्या है, नहीं बच सकता। तो सभी लोग जो है लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। Respect for the law. In a democracy, we depend on institutions that function according to the constitution and the laws. No one has the authority to perform an illegal act. Respecting this principle means respecting the law. A democratic government cannot act arbitrarily just because it has been elected to power. It has to accept and functions in accordance with some basic laws and rules of conduct. It is the duty of the government and the people to respect a free and independent judiciary. देखिए, अब डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हम जो है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो भी लोग जो है वो क्या लॉज बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लॉ बनाते हैं। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है वो लॉज बनाते हैं। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में लॉ बनाता है तो वो एक इलीगल एक्ट होगा और ये माना जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर रही है, अवहेलना कर रही है, रेस्पेक्ट नहीं की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो कोई भी जो गवर्नमेंट आती है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, मतलब मीन्स कोई भी पार्टी जो है वो अगर सत्ता में आती है, कोई भी पार्टी इलेक्ट होती है, तो वो कोई भी रूल नहीं बना सकती। उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है उनको एक्ट करना पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी पावर में आ गई है तो वो अपने मन मुताबिक रूल जो है वो नहीं बना सकती। उनको जो कुछ बेसिक लॉज हैं और बेसिक लॉज और बेसिक रूल्स जो हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, ठीक है, जुडिशरी मीन्स न्यायालय, जुडिशरी की क्या करे, रेस्पेक्ट करे। ठीक है, फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की रेस्पेक्ट करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ह्यूमन राइट्स are those entitlements that are necessary for an individual to live with dignity and progress in life. People cannot realize their full potential without these rights. They are bestowed these rights in a democracy. In other words, the rights to express one's opinions, right to question, debate and discuss, right to form associations and other human rights are what give democracy strength and लेगिटिमेसी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए, ह्यूमन राइट्स जो है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्या है, तो ह्यूमन राइट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपने लाइफ को, ठीक है, अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ और अपनी लाइफ में क्या है,
कोई भी इंडिविजुअल जो है वो यही चाहता है कि उसकी जो लाइफ हो वो डिग्निटी से भरी हो और साथ में उसका जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूसली होता रहे। ठीक है, तो ये जो राइट है वो क्या है आपका ह्यूमन राइट्स के अंडर में आता है। ठीक है, मीन्स जो लोग चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई स्टूडेंट क्या चाहेगा कि वो अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, तो ये जो है वो क्या है, एक ह्यूमन राइट है। ठीक है, एक तरीके से जो भी लोगों की जो सोच होती है, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो लोगों की जो सोच है वो क्या है आपका अनलिमिटेड है। लोगों की सोच जो है वो क्या है अनलिमिटेड है, तो उनकी सोच नहीं रोक सकते। तो वो अगर ये चाहते हैं कि एक कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक डिग्निटी के साथ में रहे और साथ में जो प्रोग्रेस है लाइफ में वो होते ही रहे, तो ये है वो आपका क्या आएगा, ये जो इच्छा है वो उनकी ह्यूमन राइट्स के अंडर में आएगी। जो लोग हैं, ठीक है, लोग हैं, उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि उनके जो अगर उनके पास में ये ह्यूमन राइट्स नहीं रहेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे वर्ड्स में अगर बताया जाएगा तो कोई अपना जो ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई डिबेट करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, कोई भी रूल्स बनाना चाहता है, तो ये सभी जो हैं वो क्या आते हैं, ह्यूमन राइट्स में आते हैं। जो भी आपके मन में जो भी इच्छा होती है, ठीक है, वो सभी ह्यूमन राइट्स के अंडर में आएगी। और ये जो राइट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं, पावरफुल बनाने का काम करते हैं। आपका आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।